फिल्म इंडस्ट्री को इस वक्त सबसे ज़्यादा खतरा एआई से है। दिनों और हफ्तों का जो काम है वो अब एआई मिनटों में कर लेता है। उसके पोटेंशियल को देख के पहले हम वाव करते थे और बाद में अब हम रियलाइज करते हैं कि जो हमने देखा वो शायद कभी कैमरा के सामने हुआ ही नहीं। The reality of the matter is OTTs don't want these kind of films which are not big scale. They want to take only those films which are box office success. I'm not asking for a charity that okay, please come and watch my film. If you like the trailer, give it a chance in theater. Because you can speak up your mind and you have a tendency to do that, have you ever lost out on work? You know, sometimes the hero doesn't want you to be in the film. I think everybody knows. Heroes decide in a film that has a hero-heroine. Filmmakers, writers, editors, VFX industry, इन सब की क्या ज़रूरत होगी आगे चल के? The Right Angle with Sonal Kalra. नमस्कार, हेलो, वेलकम बैक। मेरा नाम है सोनल कालरा और आप देख रहे हैं द कल्याण ज्वेलर्स प्रेजेंट्स द राइट एंगल विथ मी सोनल कालरा। आज हम शो में ढेर सारी बातें करने वाले हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का खतरनाक इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके बारे में बात करेंगे। और आज हमारे साथ जुड़ेंगी एक्ट्रेस तापसी पन्नू। ये सब बातें होंगी, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट द वीकली रैप। गब्बर को प्यार हुआ और अब शादी हो गई। हम बात कर रहे हैं एक्स क्रिकेटर शिखर धवन की, जिन्होंने फरवरी 21 को अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से शादी कर ली। दिल्ली में सेरेमनी हुई जिसे मैंने भी अटेंड किया था। शिखर के साथ उनकी शादी में नाचते गाते एंजॉय करते नजर आए रोहित शर्मा, युजवेंद्र चहल, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह और बहुत सारे और क्रिकेटर्स जो उनकी खुशी में शरीक हुए। सोफी एक आयरिश प्रोफेशनल है, बैंकिंग प्रोफेशनल एक्चुअली, जिनके साथ शिखर का रिलेशनशिप जो है वो 2025 में पब्लिक हुआ था। ये शिखर की दूसरी शादी है। वी रियली विश द टू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। एक और खुशखबरी आई इस हफ्ते जब एक्टर्स रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने फाइनली अपने प्यार को कबूल किया और इस हफ्ते उन्होंने शादी कर ली। अपनी शादी से पहले उन्होंने एक इंस्टाग्राम नोट शेयर किया था जिसमें खुद ही उन्होंने अपने फैंस को बताया कि उनकी शादी का हैशटैग क्या होना चाहिए, विरोश। सो उनकी शादी का थीम रहा द वेडिंग ऑफ विरोश। वेल, विजय एंड रश्मिका, कांग्रेचुलेशंस टू यू। प्रोड्यूसर फरहान अख्तर की एक फिल्म ने सिर्फ दिल ही नहीं जीते, अब एक बाफ्टा अवार्ड भी जीत लिया है। फरहान के प्रोडक्शन हाउस एक्सेल एंटरटेनमेंट ने बनाई है एक मणिपुरी प्रोडक्शन बूंग, जिसको मिला है बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म अवार्ड एट द बाफ्टाज। फरहान ने खुद अटेंड किया इस हफ्ते की सेरेमनी को अपनी वाइफ शिबानी अख्तर के साथ और अपने बिजनेस पार्टनर रितेश सिद्धवानी के साथ। कांग्रेचुलेशंस टू एक्सेल एंटरटेनमेंट किया जाए। My lips don't lie when I say this. Well, ग्लोबल पॉप आइकॉन शकीरा इंडिया आ रही है। अप्रैल 2026 में होगा ये बड़ा इवेंट। उनका पहला इंडिया कॉन्सर्ट होगा लगभग 19 साल के बाद। 10 अप्रैल को शकीरा मुंबई में और 15 अप्रैल को दिल्ली में परफॉर्म करेंगी। जिसको पासेस की रिक्वेस्ट करनी है अपने जान पहचान के लोगों को अभी से करना शुरू कर दो। सोचिए, आप इंस्टाग्राम पर डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हो और अचानक से टॉम क्रूज और ब्रैड पिट का एक बहुत ही स्लिक एक्शन सीन आपके सामने आता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि किसी आने वाली फिल्म का एक धुआंधार सीन लीक हो गया। आप सोचते हो कि टॉम क्रूज और ब्रैड पिट ने साथ में काम कब किया है अभी। फिर आप गूगल करते हो एंड यू रियलाइज द शॉकिंग ट्रूथ, ऐसा कोई भी सीन कभी शूट हुआ ही नहीं। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना बॉस, जहाँ कुछ क्लिक्स और प्रॉम्प्ट्स देकर लोगों के चेहरे, उनकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ एक सॉफ्टवेयर रिक्रिएट कर सकता है। टॉम क्रूज और ब्रैड पिट वाली वीडियो बनाई गई इंटायरली चाइना के सीड डांस 2.0 नाम के एआई वीडियो जनरेटर से, बिना एक्टर्स की मौजूदगी और बिना उनकी परमिशन के। हॉलीवुड में हंगामा तो होना ही था इसके बाद। मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन ने सीड डांस को स्ट्रांगली अक्यूज किया और कहा, I'm quoting them, in a single day, the Chinese AI service Seedance 2.0 has engaged in an unauthorized use of US copyrighted works on a massive scale. By launching a service that operates without meaningful safeguards against infringement, ByteDance, जिस कंपनी ने ये बनाया है, ByteDance is disregarding well-established copyright laws that protect the rights of creators and underpins millions of American jobs. Unquote. फिल्में चलती चाहे एंटरटेनमेंट से हैं, पर बनती तो दो चीज़ों से है, मेहनत और उस फिल्म पर काम कर रहे कई 100 लोगों की डेडिकेशन से।
अगर सीड डांस जैसे AI वीडियोस जनरेटर जो है, जो वो सिर्फ 2 लाइन का डिस्क्रिप्शन डाल के इतना रियलिस्टिक सीन बना सकते हैं, तो आप सोचो कि फिल्म मेकर्स, राइटर्स, एडिटर्स, VFX इंडस्ट्री, इन सब की क्या ज़रूरत होगी आगे चल के। बहुत ही ज़्यादा घबराहट वाला सिनेरियो है इस टाइम एंटरटेनमेंट में। फिल्म इंडस्ट्री को इस वक्त सबसे ज़्यादा खतरा AI से है, और सबसे ज़्यादा एट रिस्क एट दिस मिनट है फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शंस। जो टीम्स उन पे पोस्ट प्रोडक्शंस पे काम करती हैं, उन लोगों की नौकरियां। दिनों और हफ्तों का जो काम है वो अब AI मिनटों में कर लेता है। तो कोई भी प्रोड्यूसर क्यों चाहेगा कि वो किसी फॉरेन या इंडियन VFX कंपनी को 200-300 लोगों को उनकी फिल्म के खर्चा बढ़ाने के लिए काम दे। और ये सिर्फ हॉलीवुड तक सीमित नहीं रह गया है। अब इंडिया के जाने माने फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा ने खुद एक ऐसी वीडियो रीपोस्ट की है जिसे देख के पहले तो ऐसा लगता है कि वो एक टिपिकल सुपर हीरो फिल्म है, लाइक एपोकलिप्स टाइप का सीन है, लेकिन वो पूरी तरह AI जनरेटेड थी। राम गोपाल वर्मा ने अपने ट्वीट में लिखा, इफ़ दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ फिल्म्स, आई डोंट नो व्हाट इज़। उस वीडियो के ओरिजिनल क्रिएटर्स द डोर ब्रदर्स ने तो यहाँ तक भी बताया कि 3 मिनट की ये जो वीडियो है ना, ये सिर्फ एक दिन में बनी है, एक दिन में। ऐसी सिचुएशन में एक बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते। फिल्म मेकर्स जो सालों तक अपना वक्त, अपनी मेहनत अपनी फिल्म के लिए एक एक सीन पे लगाते हैं, अब उनको भी शक की निगाहों से देखा जाएगा कि भैया क्या चीज़ AI से है, क्या चीज़ नहीं। ऐसा कुछ हुआ SS राजामौली के साथ, जिन्होंने ऑलरेडी AI रेवोल्यूशन से पहले ये दिखा दिया था कि वो कितने ग्रैंड स्केल पे बाहुबली टाइप की फिल्म जो है वो ग्रेट लुकिंग बिग बजट टाइप का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। उनकी अगली फिल्म जो है आने वाली, उसका नाम है वाराणसी, जिसमें स्टार कर रहे हैं महेश बाबू, एंड इट्स ऑल्सो द कमबैक फिल्म ऑफ प्रियंका चोपड़ा। पर उसके टीज़र के बाद एक अफवाह उड़ी कि राजामौली ने AI यूज़ करके अपने टीज़र में स्पेशल इफेक्ट्स दिए। नेचुरली इस बात से वो खुश नहीं हुए, एंड देन ही हैड टू क्लैरिफाई बाय सेइंग, एंड आई एम कोटिंग SS राजामौली हियर, it was October when my artist started drawing lines of the teaser for a 3-minute teaser. For the last 3 weeks, I don't know how many artists would have had a good night's sleep while working on this teaser. And to say that this is AI generated would be a huge insult to their artistic genius. Every single frame took 20 hours to render. Unquote. ये बात तो रही मेहनत की। AI तो एक्टर्स को भी रिप्लेस करने की कगार पे है। हॉलीवुड के मशहूर एक्टर मैथ्यू मैकॉने ने यहाँ तक कह डाला है कि AI इज़ नॉट कमिंग फॉर एक्टर्स जॉब्स, इट्स ऑलरेडी हियर। पर उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट सामने रख दिया है, पर्सनालिटी प्रोटेक्शन का। हम पिछले एपिसोड्स में राइट एंगल के पर्सनालिटी प्रोटेक्शन के बारे में काफ़ी बात कर चुके हैं। ये वही है जो हो हल्ला पूरे बॉलीवुड एक्टर्स ने आजकल भी मचा के रखा हुआ है। अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, दर्जनों के हिसाब से एक्टर्स खुद को अब AI के खौफ से बचाने की कोशिश कर रहे हैं बाय गेटिंग देयर डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड लाइकनेस लीगली प्रोटेक्टेड। मैथ्यू मैकॉने ने अपने इंटरव्यू में कहा था, ओन योर सेल्फ, वॉइस, लाइकनेस एट्सेट्रा, ट्रेड मार्केट, वॉट एवर यू गॉट टू डू सो व्हेन इट कम्स नो वन कैन स्टील यू। हॉलीवुड के लगभग 700 एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स, म्यूजिशियंस ने अक्टूबर 2025 में एक ओपन लेटर साइन किया, जिसमें उन्होंने AI को चोरी का नाम दे डाला। I quote a line from that letter. It says that the unlicensed use of creative works for training generative AI is a massive unjust theft of the artist's labor. AI companies are exploiting our work without permission or compensation. जो ये लीगल फ्रंट की टेंशन है, ये सिर्फ हेडलाइंस तक नहीं है, प्रॉपर कोर्ट रूम तक पहुंच चुकी है। डिज्नी, यूनिवर्सल और वार्नर ब्रदर्स जैसे स्टूडियोज़ ने AI इमेज जनरेटर्स जैसे मिड जर्नी के खिलाफ कॉपीराइट लॉसूट्स फाइल किए हैं, ये कहकर कि उनके आइकॉनिक कैरेक्टर्स और विजुअल IP को बिना लाइसेंस के यूज़ किया जा रहा है। ये सारे फैक्ट्स मिलकर एक बहुत ज़्यादा डराने वाली, एक बहुत ज़्यादा अनसेटलिंग पिक्चर पेंट कर रहे हैं। AI जो है ना, वो अब साइड में नहीं है, वो फ्रेम के बीचों बीच खड़ा है। उसके पोटेंशियल को देख के पहले हम वाव करते थे, और बाद में अब हम रियलाइज़ करते हैं कि जो हमने देखा वो शायद कभी कैमरा के सामने हुआ ही नहीं। क्या हम एक ऐसे मोड पे खड़े हैं जहां लाइट्स, कैमरा, एक्शन की जगह प्रॉम्प्ट, प्रोसेस, अपलोड रह जाएगा? इट विल बी सैड इफ दैट डे कम्स। और अब हम आ गए हैं अपने कल्याण ज्वेलर्स प्रेजेंट्स द ज्वेलरी स्टोरी सेक्शन में।
वह शादियों का सीज़न पीक पे चल रहा है। इस पूरे महीने ढेरों शादियां हो रही हैं और एक चीज़ जिसके बिना कोई भी शादी अधूरी है वो है मंगलसूत्र। तो रिचुअल्स चाहे इंटैक्ट हो, लेकिन मंगलसूत्र का भी जो रूप है ना वो वक्त के साथ साथ इवॉल्व हो रहा है। ट्रेडिशनल ब्लैक बीड्स की चेन के साथ अब कोई हैवी पेंडेंट का ज़माना नहीं रहा, लाइट वेट डिज़ाइन ज़्यादा दिख रहे हैं और इसे बढ़ावा दिया है हमारे सेलिब्रिटीज़ ने। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है इस बात का। उन्होंने अपने काफ़ी पब्लिक अपीयरेंसेस में अपने मंगलसूत्र को ब्रेसलेट की तरह हाथ पे पहना है। मुझे नहीं पता ये रिचुअल्स के हिसाब से ठीक है या नहीं, लेकिन ये पॉपुलर हो रहा है। वर्किंग विमेन इसको काफ़ी प्रैक्टिकल तरीका समझती हैं अपने मंगलसूत्र को पहनने का। द आइडिया हैज़ गॉन सो वायरल दैट ज्वेलरी ब्रांड्स ने मंगलसूत्र ब्रेसलेट्स को एक फुल कैटेगरी की तरह लॉन्च कर दिया है। प्रियंका चोपड़ा जोनस का जो मंगलसूत्र है उसका मॉडर्न डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ रहा है। उसका डायमंड पेंडेंट वाला जो एक मिनिमल मंगलसूत्र है वो इंटरनेशनली तो नोटिस हुआ ही, लेकिन साथ में उनके हस्बैंड निक जोनस ने उसे रिसेंटली अपने हाथ में पहन के एक फ़ोटो डाली, जिसकी वजह से इस बात के बहुत ज़्यादा चर्चे हो गए और यंग कपल्स को काफ़ी मॉडर्न इंटरप्रिटेशंस दी हैं मंगलसूत्र की। आज ज्वेलरी ब्रांड्स इनिशियल्स, इन्फिनिटी साइन, ज्योमेट्रिक पेंडेंट्स, रोज गोल्ड और डायमंड के साथ डिफरेंट टाइप के मंगलसूत्र डिज़ाइन कर रहे हैं जो ऑफिस और ट्रैवल दोनों के साथ काफ़ी कंफर्टेबल लग सकते हैं। आप ट्राई करके देखो इफ़ इट सूट्स योर स्टाइल। इस बार के हॉट और नॉट सेक्शन में है आलिया भट्ट, जिन्होंने इस हफ्ते बाफ्टा अवार्ड्स में एक कैटेगरी द बेस्ट फिल्म इन नॉन इंग्लिश लैंग्वेज का अवार्ड जो है वो प्रेजेंट किया। आलिया ने इस इवेंट के लिए पहना एक बीस्पोक गूची गाउन जो कि मैरिलिन मनरो से इंस्पायर्ड था। शी टुक अ वाइट फर स्टोल, आई मीन आई होप इट वाज फॉर फर, अ वाइट फर स्टोल विद इट। मुझे तो उनकी लुक बहुत हॉट लगी। व्हाट डू यू थिंक? आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। और अब आते हैं केस फाइल्स पे। बॉलीवुड के मोस्ट हॉन्टिंग रियल लाइफ स्टोरीज में जिया खान का केस है जो आज भी लोगों को एक बहुत अनईजी फील करवाता है। अपनी पहली ही फिल्म में अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट एक्ट करने और नोटिस होने वाली जिया खान गजनी जैसे ब्लॉकबस्टर का भी हिस्सा बनी थी। क्लियरली जिया का करियर जो था वो सही रास्ते पे था। और फिर आया वो दिन, जून 3, 2013। Jia was found hanging dead at her Juhu flat in Mumbai. Initial conclusion, suicide. लेकिन जैसे ही मीडिया ने केस को खोलना शुरू किया, कहानी काफ़ी उलझ गई। कुछ दिन बाद एक alleged 6-पेज लेटर सामने आया जिसमें जिया ने अपने रिलेशनशिप के स्ट्रगल्स और अपने बॉयफ्रेंड एक्टर सूरज पांचोली के साथ अपने इमोशनल टर्मोइल का क्लेम किया था। सूरज इज द सन ऑफ एक्टर आदित्य पंचोली। जिया ने अपने इस लेटर में यहाँ तक क्लेम किया था कि उन्हें अलेजिडली अपनी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने के लिए कहा गया। इसके बाद केस मुंबई पुलिस से लेकर सीबीआई तक पहुँच गया। फोरेंसिक रिपोर्ट्स पर भी सवाल उठे, पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स को लेकर अलग अलग इंटरप्रिटेशंस आए। जिया की मदर राबिया ने सुसाइड थ्योरी को चैलेंज करते हुए इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की मांग की। सूरज पांचोली पर अबेटमेंट टू सुसाइड का चार्ज लगा, उन्हें अरेस्ट किया गया, फिर उन्हें बेल मिली। सालों तक ये केस कोर्ट के चक्कर काटता रहा, जबकि पब्लिक परसेप्शन ट्रायल पे ट्रायल चलाती रही। अप्रैल 2023 में फाइनली कोर्ट ने लैक ऑफ एविडेंस के बेस पे सूरज पंचोली को एक्विट कर दिया। एक्विटल के बाद उन्होंने HT को एक इंटरव्यू में कहा, आई वॉज द ओनली वन देयर फॉर जिया एट हर वर्स्ट टाइम। आई वॉज ओनली 20 years old. आई ट्राइड माई बेस्ट टू टेक केयर ऑफ जिया। वेल, लीगल चैप्टर क्लोज हो चुका है। पॉप कल्चर लेकिन जो है वो जिया की स्टोरी को अभी तक एक अनरिजॉल्व्ड फीलिंग वाली मिस्ट्री की तरह सर्कुलेट कर रहा है। हाल ही में February 20 के दिन जिया की बर्थ एनिवर्सरी थी। अगर वो हमारे बीच में होती तो 38 years की होती। वी होप शी फाइंड्स पीस। और अब हम आ गए हैं सोनल रेकमेंड सेक्शन में। इस हफ्ते आप इस वीकेंड पे देखिएगा द परफेक्ट नेबर। इट्स अ डॉक्यूमेंट्री ऑन नेटफ्लिक्स, अक्टूबर 2025 में आई थी। इट्स एन ऑस्कर नॉमिनेटेड डॉक्यूमेंट्री जिसे गीता गांधपीर ने डायरेक्ट किया है। वो जो पुलिस ऑफिसर्स की बॉडी कैम फुटेज है वो रियल फुटेज को लेके ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। अगर आपको इस टाइप की पुलिस लाइव एक्शन रियलिटी पसंद है तो आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आएगी। इट्स प्रिटी स्पाइन चिलिंग। आई लाइक्ड इट। आई होप यू लाइक इट टू। और अब हम आ गए अपने इस हफ्ते के OTT मीटर सेक्शन में, जो कि हम सी वोटर के साथ करते हैं। सी वोटर एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे लोगों से रैंडम सैम्पल सर्वे के जरिए पूछता है कि उन्हें एक OTT फिल्म की बज़, उसकी ट्रांसलेशन और उसकी रेटिंग्स के बारे में क्या कहना है। और इस हफ्ते हम फीचर कर रहे हैं उस फिल्म की जिसका नाम मैं
कभी भी नहीं बोल पाती हूँ, आज फिर से कोशिश करती हूँ, तू मेरी तेरा, तू मेरी मैं तेरा तू मेरी। ये फिल्म समीर विद्वांस की डायरेक्टोरियल है। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे थे। थिएटर्स में आई थी 25 दिसंबर को, बिल्कुल नहीं चली थी। जस्ट लाइक इट्स कंफ्यूजिंग टंग ट्विस्टर नेम, ऑडियंस को मूवी देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई। फैंस को स्टोरी लाइन स्लो लगी और एक्टिंग में भी कुछ खास दम नहीं था। वेल, देयर वर सम हु एंजॉयड द फिल्म इन थिएटर्स एंड देयर आर सम हु आर एंजॉइंग इट ऑन OTT, बिकॉज कॉन्ट्ररी टू द थिएट्रिकल फेट ऑफ द फिल्म, हमारा OTT मीटर ये कहता है कि इस फिल्म के अराउंड जो बज़ है वो काफ़ी हेल्दी 89% थी कि ये OTT पे आ रही है। सॉलिड बज़ देयर इन कन्वर्जन्स के, इसका मतलब कि लोगों ने फिर फाइनली देखी, कितने लोगों ने, हर 100 में से तो वो 69 है, एज इफ 69 आउट ऑफ एवरी 100 पीपल दैट वी स्पोक टू सॉ द फिल्म। और इसकी जो रेटिंग है, जो देखने के बाद उन्हें कैसी लगी, वो है 3.1 on 5, विच इज़ ऑल्सो नॉट बैड, आई मस्ट से। फिर से मैं एक बार यही बोल रही हूँ कि थिएटर में किसी पिक्चर का क्या फेट होता है और OTT में क्या फेट होता है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वेल, दिस वॉज आवर OTT मीटर, ब्रॉट टू यू बाय सी वोटर। एंड नाउ वीव कम टू द ऑन कॉल विद सेगमेंट। इस हफ्ते मेरे साथ एक ऐसी सेलिब्रिटी जुड़ रही है जिसको मैं कहूँगी इन इक्वल पार्ट्स वेरी टैलेंटेड, इन इक्वल पार्ट्स सुपर बिंदास, बिकॉज शी जस्ट स्पीक्स आउट हर माइंड। अभी हाल ही में उनकी फिल्म 80 रिलीज हुई है। अनुभव सिन्हा डायरेक्टोरियल है। सो ऑन द राइट एंगल वी हैव विद अस तापसी पन्नू। हाय तापसी, वेलकम टू द राइट एंगल। Hi, Sonal. Thank you so much. Always a pleasure talking to you, Tapsi, and congratulations on the release of 80। पता है, इस फिल्म का ट्रेलर जब हमने देखा तो टिपिकली जो ट्रेलर रियल लाइफ पे अगर कोई पिक्चर होती है तो उस पर लिखा होता है बेस्ड ऑन अ ट्रू इवेंट। आपकी फिल्म के आगे लिखा हुआ है बेस्ड ऑन एवरीडे न्यूज़, और ये गैंग रेप पे आधारित है। सो यू नो, दिस सेंटेंस कंप्लीटली शुक मी अप। आई एम श्योर इट हैड द सेम इम्पैक्ट ऑन अ लॉट ऑफ पीपल। सो आई वांट टू आस्क यू तापसी कि जब अनुभव सिन्हा ने आपको इस स्क्रिप्ट के साथ कांटेक्ट किया, तो व्हाट इज दैट वन थिंग अबाउट द स्क्रिप्ट दैट मेड यू से येस टू हिम? The fact that it's everyday news, at least 80 news articles in total somewhere in some paper in some on some portal, but yet we choose to, yeah, okay, flip it and or swipe it and move on, just because it's not happening inside in our house or just in our immediate surroundings. It doesn't really bother us, but the number is still appalling, because it's unreal for me to imagine if it's 30,000 per year, or actually more. How is it that it's not happening a few meters around us, or if not inside the house, it's surely happening somewhere around, or we indirectly know someone who has either gone through it or has done it, but yet it's a crime that nobody really feels is justified in any way, but we still keep going on, just because, there's so many number, so how many can we really do much about? So it's a very scary normalization of this particular crime, is why I think Anubhav sir decided to write it. And then for me it was like, like just like the script, the reports, the film, everybody is like, no, it feels very difficult to watch it, or it feels very difficult to read it, or it feels very difficult to talk about it. But that is not going to reduce this number. It's only going to increase it. The more you look away from it, the more it's going to increase. Sure. Tapsi, I think the team of 80 has taken a very bold step by making a film on a subject like rape. अभी आजकल जैसे big scale films, a film like Dhurandhar for instance is a super hit, completely different genre, completely different subject, but the point is that larger than life films, either in their scale or their intensity or their special effects etc, are doing well in theatres. अब ऐसे माहौल में if there is a film that's an uncomfortable watch because of its subject and also probably in the scale, where does one get the conviction कि ऐसे फिल्म को थिएटर्स पे लाया जाए और लोग उसे देखने आएंगे? I actually don't understand that. How is it comforting to watch that violence that's actually purely fictional, as they claim, and how it is not normal to watch this on screen? That this is also violence. That is violence too. That violence is okay. Sometimes I don't want to take names, but
we get UA certificate for the most violent of films, and our film is a C. I understand it's a hard watch, and you need to have a certain age for conversation. But I really wish we could talk to our kids, because it's them who are actually growing up and becoming these adults who either go through it or do this. There are reports of 10, 11, 13-year-old boys in Delhi who raped a 6-year-old girl. It is not an adult situation, adult crime anymore, it looks like. Juveniles are doing it as well. 10, 11, 13-year-old, how do they even know what this is? So for me, this is actually extremely violent. So if people like to watch violence on screen, let's not then demarcate, okay, this violence is okay, this violence is not okay. Then watch all types of violence. Also, I feel it's nice to watch these larger than life big films. Of course, we enjoy them. uh, but do you eat the same type of food every day? Do you eat a Mughlai or a Chinese or an Asian cuisine, or but you do want to feel like having dal chawal someday. Yeah, so it's, I feel like all types of cinema is has different flavor, different palette to it. If you like one and decide we're only going to watch this one, our cinema is going to start looking like template, and we're not going to show the variety that our industry, our country is capable of producing. And then how will we compete with world cinema, which is like just challenging the norms and templates on yearly basis? We will just make those fixed template films. So I think for and also I think there's an ignorance out there for people to feel that, oh, this film is okay to be watched on OTT, the not the event films. But I have been telling them during the course of the promotions of this film, the reality of the matter is OTTs don't want these kind of films either, which are not big scale event based. Their clear mandate states that they want to take only those films which are box office success. So soon there will be a time that we won't even have these kind of films, ASSI kind of films, for even OTT. So that's the reality of the matter. So I understand you'll say, oh, the every good film finds an audience, but I'm not sure in the future, very near future actually. So if we really want to retain the variety in our cinema, and if we like the trailer, I'm not asking for a charity that, okay, please come and watch my film. I'm like, just if you like the trailer and you feel like giving it a chance, give it a chance in theater. Might just make more such, breaking the template kind of films happen for our industry. Yeah, so Tapsi, you are living, surviving, thriving in an industry that prides on saying that you're as good as your last hit. तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे ये ऐसे क्लीशेज आर काइंड ऑफ रूलिंग, तो उसमें अगर एज एन एक्टर डज इट मेक यू अनकम्फर्टेबल, स्कैर्ड, कंसर्न्ड कि अगर OTT भी फिल्में नहीं लेंगे और थिएटर में वैसे ही लोग नहीं आ रहे हैं, तो देन व्हाट विल बी द फ्यूचर? सो डज दैट वरी यू एज एन एक्टर? Uh, Me personally, the kind of films I do and the roles I do, this is, Sonal, my only and only insecurity. I am not an insecure person as an actor in terms of my role length or the number of films I do or the scale of the films I do. My only insecurity is that if this continues, there will be a day I will also have to change the kind of films I take and suit the kind of films that are getting made, and either dissociate totally or just change my path and be a part of those things that are, that you're seeing commonly happening around. So that's my slight fear slash insecurity, that and again, but I'm not eternal, but yeah, I'm slightly tilted towards being an optimist, because I've seen the change happen 10, 12 years, 14 years or so back, where it was said that, oh, these kind of women stories don't have space in theaters and it's only for TV shows. Then there came Vidya and Kangna with their films, and then the mainstream definition changed, and we were thriving and flourishing just few years before COVID, where films like Sand Ki Aankh, where we played like 6-year-old dadis, also ended up making like 21 crores, which was big for the kind of film it was. So I've seen that time also. So, and I know change is the only constant.
So I'm going to be optimistic about it because it's kind of otherwise becomes scary to imagine that I'll have to change the kind of films I do and the roles I do, which will be slightly painful for me. You know, Tapsi, but I must tell you that there's a large, cross section of your fans which also completely enjoys you in entertaining comedy films. Like I personally, for instance, loved you in Khel Khel Mein. I thought you were mind-blowing fabulous. So, on behalf of those fans who are waiting to see you in a different, light-hearted role, तो उनको कब देखने मिल सकती है ऐसी कोई कॉमेडी आपकी तरफ से? I actually, there are two things. I'm really waiting for a good comedy because I don't want to be the object of comedy in that film. So I want to perform and do comedy, like something which the kind of jokes I laugh on, I crack. That will be funny for me. I did a film called Wo Ladki Hai Kahan 2 years back. I think it got finished, and I'm still waiting for it to release. It's a Sid Roy Kapoor Films and Jungli Films film with Pratik Gandhi. I have no idea when do they plan to release it. Meanwhile, I did Khel Khel Mein. Mudassar was very kind to because he knows me personally. He knew the kind of comedy I could pull off and how I am in real life because people who know me in person they really don't associate me with something so serious so it's very strange for them to actually believe I'm the same person they know in person when they see me on screen with these serious films. Yeah, and next I'm really hoping now after Khel Khel Mein and after like if I find my footing as a bankable actor, which I'm taking these small steps of doing that, I'm sure I'll have someone write or have a script that will make me do the kind of comedy I don't want to be the object of it. As I said, I want to do the kind of comedy that I will enjoy watching. So it takes a while. We don't really have that many comedy films where the woman actually can enjoy doing comedy and not be the object of comedy. So it's a rare sighting. I'm waiting to sight it still. Okay, so Tapsi, apart from the one that you've already mentioned, what is now on the cards? What's your next film going to be? Gandhari, of course. So I'm waiting on that because that's again, I know it's a Netflix film, so it's going to come out in a few months. We have a slight bit of patch shoot that I'm supposed to do, and then it's going to come out. I have finished another film on the first 2 months of this year itself, and that also is going to be releasing this year. So I'll have two more releases this year. One will be Gandhari, and one will be another theatrical, which you'll hear about soon. Tapsi, my next question actually has nothing to do with you, but since you're an industry professional, I thought of asking you this because this is a debatable topic right now. कि अभी झगड़ा चल रहा है बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड एक्टर्स कुछ लोग जो कहते हैं कि अगर फिल्म को छोड़ दिया एक्टर ने तो द प्रोड्यूसर वांट्स टू बी कॉम्पनसेटेड कि उनको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए बिकॉज उन्होंने प्री प्रोडक्शन या रेकी वगैरह करने में इतना पैसा लगाया है. और एक्टर की भी एक साइड है जो कहते हैं कि जब फिल्म नहीं बन रही होती और वो वेट करते रहते हैं या अगर उन्हें रिप्लेस कर दिया जाता है, फिल्म से निकाल दिया जाता है, तो तब प्रोड्यूसर कौन सा उनको कॉम्पनसेट करता है. सो देर आर टू साइड्स टू इट एंड आई वाज वंडरिंग इफ देयर इज अ व्यू दैट यू हैव ऑन दिस. I actually want to understand like when this happens, when you're spending money on recce's or when you are actually trying to block your dates also as an actor. If you both sides decide to do that without signing any paper, any kind of breakup of the amount of money one party holds has to give to the other, and you are doing it purely on trust, then in what capacity are you going to go and fight for it is my question. It happens all the time, Sona, to everybody. I have wasted months waiting for a project to happen, and then this just 2 weeks before the project is supposed to go on floor. And this has happened with a very close friend of mine, like someone who I share very good working equation with, who just 2 weeks before the film was supposed to go on floor said, "Oh, there's some issue with the investor, some clause and all that we are not okay with, so we'll have to indefinitely push the film." My 3 months of heavy work period opened up, and for an actress it's extremely harsh because we don't get paid that much, and there is like a limited time of the year that's good to shoot sometimes. So
3 months of my peak shooting time got wasted, but I had not signed any paper, nor did the other person. So, and we can only be guilty about it. We cannot, we probably don't have any authority to ask any compensation from the other person. But had it been a signing of some sort, or some paperwork done, I think then you should definitely go ahead, and that means both of you were sure that you want each other, like in terms of like the actor or the producer. But if you're not sure, that's why probably you didn't sign it, and that's why now nobody's entitled for anything. I think that's how the business works. Yeah, actually, that's a very balanced view and a right view that you've taken because अभी जैसे हॉलीवुड में तो 700-800 पेजेस के कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ने लगे हैं बट यू नो आवर साइकी इज ऑल्सो सच दैट देयर इज सो मच ऑफ ट्रस्ट that both the parties put on each other that nobody imagines that such a situation could arise. So maybe the learning out of this debate would be to be more cautious in terms of getting everything on black and white and maybe have more stringent contracts. Once you're sure that you want that actor, once you're sure you want to do that film, I think they should sign and seal, so that both the sides are accountable. या श्योर तो तापसी मैंने अपनी इंट्रो में भी बोला है आपको बिंदास और मैं आई मीन यू वन ऑफ द फ्यू पीपल इन द इंडस्ट्री हु आर वेरी वेरी आउटस्पोकन यू स्पीक अप योर माइंड एंड यू नो डोंट मिन्स वर्ड्स सो ऑल अदर थिंग्स असाइड पॉलिटिक्स एट्सेट्रा असाइड बट because you can speak up your mind and you have a tendency to do that, have you ever lost out on work for being so outspoken? I honestly, Sonal, didn't get to know about it firsthand. I might have, but that, it doesn't come to you. It just gets like, okay, someone is like, no, no, I don't want to work with her because so and so reason, and then the thing never reached you itself, so you don't get to know about it. What I get to know about is only things like, sometimes the hero doesn't want you to be in the film. That's I think everybody knows. Heroes decide in a film that has a hero heroine most of the times, unless and until you have a director who is like the biggest star. Because there's some directors are star directors, and when they say they want someone, they take someone. So, like for example, when Raju sir wanted me in the film, I was in the film. It might just be a big shock for everybody because I'm not in the quintessential circuit of, those kind of films, or Shah Rukh sir's regular pair on screen. So it was a pretty big shock for a lot of people, I feel. But that was because the director was so sure that he wanted me. So the same way it works, but otherwise it's the hero. Or yeah, other things is like, oh, I sometimes hear that I'm a little too difficult to work with, and I fail to understand that, because anyone who opens my filmography can see that the directors who worked with me have repeated me, and that cannot happen with someone who is difficult to work with. Nobody wants trouble again and again and again in their films. So yeah, so these are some, like, and of course the people who have not worked with me are the ones who say like that because they probably don't know me, and I'm not a very social person, so I can't go out there to show up how I really am. So I think I let my work do the talking, which is slightly harder route, but I think I'm saner that way. Yeah, fair point. Tapsi, what is that one thing about you, about your personality that gets misunderstood the most? That I'm very I think people think that I'm disrespectful when they actually probably feel that I am actually harsh, and I am not. And I can vouch for a fact that I don't disrespect anybody, because I have this way. I'm not brought up like that. I can't take names. I can't call names. I don't abuse. I know these things are very ethically, like, strict for me in my life. I don't do these things. Yes, I'm slightly rough on the outside. I 100% accept that, and I'm not justifying it, but I know where it's coming from. I've been born and brought up in Delhi for 21 years. You if you have to walk out of your house, you cannot be sweet. I have dealt with situations and moments where, as it was uncomfortable. If I would have been slightly sweeter, I don't know what would have happened to me. So being little street smart and getting your way there
traveling in local transport in Delhi to go to college for 4 years, and trying to make sure I still can go out. My parents don't stop me from going out because I've had an incident outside. So you don't even tell that incident back home. So you're always double guessing anyone around you, that why is this person talking nicely to me, is this person going to just pick me up right now, is that person going to do something to, so that double guessing constantly makes you slightly rough on the outside. Then you go into an industry all by yourself, and that too I started with South, where you go there and you don't know the language, you don't know the culture, people there, and you are trying to learn from scratch, where also you hear that people take advantage of you very easily if you come across easy. So you always having this wall around you, always having this rough persona around you. So you always want to safeguard yourself, because again, if something happens, I'm going to be asked to come back to Delhi. So that whole thing hardens you, makes you so rough on the outside, that people tend to mistake it for disrespectful, which I don't think I am. And only the people who have interacted with me can probably vouch for that. But yeah, I mean, I want to save the vulnerability that's inside me, because that's what helps me grow as a human being, and hence as an actor. And that's the reason why last couple of years I decided to also stay away from social media, because now, after all this, after my Delhi stint, after making it by myself in the industry, now I felt like whatever my vulnerability was from inside to get affected by things, I was kind of hardening it up by not reacting or not feeling enough for whatever was written and spoken on social media, because that's what you do, right? You don't get affected. No, this will not bother me. No, I can handle it. But you're constantly reading it. How much will you not get affected? In the bargain, I am hardening myself from the inside also now by not getting affected. I started realizing I'm losing that vulnerability from the inside. So I wanted to just cut it off. So I cut it off few years back, and life looked very nice and very beautiful, and I felt like 24 hours have so much to do. I mean, the time increased in a day. It felt like, so now, yeah, it helped me grow kinder from the inside, I feel. I'm not going to go into your personal life, Tapsi, because I know you don't like talking about it, but my question is different. I want to know, what is it that makes you so guarded about talking about your personal life, in all your interviews? I mean, you have such a beautiful life, by God's grace. So why are you so guarded? Maybe that's why. No, because I had a very weird experience in the beginning of my career, where I gave a very long interview to a very popular newspaper. A one full pager came, and I had worked really hard to do my first two films, Chashme Badur and Baby. At that time, I was looking forward to. It was around Baby's release, I remember. I was looking forward to, like, now finally getting some people noticed that I exist. And then suddenly the headline was about my relationship, just because I was casual enough to accept it. So that left a very bitter mark in me. And plus, I realized that I might be okay talking, but I don't want the other person to come under the scanner, because if I talk about that person, automatically that person ends up coming in the light also. What if that person doesn't want to? So I think I need to respect that as well. I've never shied away from accepting relationships or the status of my relationship, but I don't want to just go on talking about it, because there's another person involved, and that person's consent is also equally important. एंड नाउ आई एम ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। तापसी, हमारा सिग्नेचर क्वेश्चन है कि आपके इतने सारे फैंस हैं, अगर किसी को कल की तापसी पन्नू बनना है तो उसे क्या करना होगा? नाउ विद अ कैविएट कि आप ये नहीं कह सकते हो कि उसे कल की तापसी पन्नू नहीं बनना चाहिए, बिकॉज मोस्ट पीपल आंसर दैट वे, बट व्हाट इज रियली द मंत्रा टू बिकम लाइक यू? Then I will say, but if you've already eliminated that answer, then I will say maybe this, that don't feel any one profession is the end of your life, and rather anything is end of your life. So I think that is the mantra that makes me a secure person, that helped me to graft the way I have grafted my career, because that fear of, oh shit, agar ye nahi chala to kya hoga,
was not really there most of the days. So that I think. Well, thank you so much, Tapsi. Thanks for your time. And I can only wish and pray that things around you get so positive that you become a little less guarded and your usual self again. Thanks for being on The Right Angle. No problem. I'm glad we could finish it successfully. Bye bye. And with this, we come to the end of this episode 2 of season 3 of The Right Angle with me, Sonal Kalra. आप अपने comments और feedback देना मत भूलिएगा in the comment section below, or you can also write to me at sonal.kalra@hindustantimes.com. I shall see you next Friday at 7 p.m. Till then, stay good, stay blessed. ठीक नहीं, excuse me, तुम सो रहे हो, sorry. मैं नहीं बोल रही है, बहुत गाली पड़ेगी, बहुत अच्छी थी, लेकिन ये मत डालना. क्या हुआ? जो कि मुझे नहीं कहना चाहिए था. भाड़ में जाए, मैं नहीं कर रही. नो प्रॉब्लम. तो आप देखिए इस शातिर इंसान को जो हर हफ्ते मेरे बाल चिपकाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. अभी फर्स्ट टाइम यूज किया. मैं भूल गई.